तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। टारगेट हम लोग का 95% का है। डेली वीडियोज आती हैं मैथ के हर एक सब्जेक्ट की आती हैं, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हर एक सब्जेक्ट की आप अच्छे से प्रिपेयरिंग कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला ही प्रश्न हमने लिया है त्रिभुज से, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग त्रिभुज के क्वेश्चन नहीं बताते हैं, लेकिन हम हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको हर एक चैप्टर से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2022 बोर्ड एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 2022 क्योंकि 2023 भी आएगा तो हर एक चैप्टर से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो प्रश्न मैं उठाया हूँ यह आपका जाके चेक कर सकते हैं। बहुत बार, अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में। ठीक है, प्रीवियस में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इस प्रश्न को चूज किया हूँ। और यह प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं के मध्य बिंदु। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका त्रिभुज बना देता हूँ। ये आपका त्रिभुज है। क्या है, ये आपका त्रिभुज है। नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु यह हो गया और इस भुजा का मध्य बिंदु यह हो गया। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु को अगर मैं मिलाने पर यह तीसरी भुजा उसके समांतर होती है, यह पूछ रहा है। मतलब इसको नाम डी रख लिया जाए और इसको ई। दो बराबर भागों में बांटेगा, मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांटेगा, तो क्या हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा और यह किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल लिखेंगे। हल तो देखिए ए बी सी त्रिभुज है, तो लिखेंगे माना त्रिभुज एबीसी में, माना त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी, जो बिंदु डी है और तथा ई, बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्रमशः भुजा ए बी और ए सी, भुजा ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलेगा। तो मध्य बिंदु है, तो मैं कह सकता हूं कि ए डी बटे में बी डी, ए डी बटे में डी बी को हमने मान लिया कि ये एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ऐसे समीकरण एक मान लूँगा। ए डी बटे में डी बी हमने कहा कि एक अनुपात में विभाजित कर रहा है, और उसी प्रकार ए ई बटे में क्या, ई सी, ए बटे में ई सी को भी हमें मान लूँगा कि एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस समीकरण दूसरा मान लेंगे और समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से लिखेंगे। समीकरण पहला व समीकरण दूसरा से, समीकरण पहला दूसरा से निष्कर्ष से निकल रहा है कि अगर ये साइड आपस में बराबर थी, भी बराबर हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि ए डी बटे में डी बी बराबर हो गया किसके, ए ई बटे में ई सी के। ठीक है, हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब यह कंडीशन क्या गया कि ए डी बटे में क्या, बी डी और ए ई बटे में क्या, ई सी। अब देखिए क्या होगा, समानुपात के रूप में इसको विभाजित कर रहा है, इनकी भुजाओं को समानुपात के रूप में विभाजित कर रहा है, इसलिए मैं कह दूंगा कि जो डी ई है वो बी सी के क्या है, समांतर है। ठीक है, किस कारण, तो यहाँ पे लिखेंगे किस परिमेय के कारण, तो आधारभूत समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक के विलोम के अनुसार, विलोम प्रमेय से ऐसे लिख देंगे तभी सही है।
तो अब आप सोचेंगे कि आधारभूत समानुपातिक विलोम क्या होता है। तो जो आधारभूत समानुपातिक विलोम होता है, कहता है कि अगर कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए और वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समानुपातिक में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की क्या होगी, वह समांतर होगी, ये कहती है। तो यहाँ हमने लिख लिया आधारभूत समानुपातिक के विलोम प्रमेय से। तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ क्या कंडीशन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, DE समांतर BC, यही हमको प्रूफ करना था और क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छे से आपने इसे तैयार कर लिया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक k,4 है। अब हमसे कह रहा है कि एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। तो अगर वृत्त का केंद्र है तो वृत्त के केंद्र से अगर कोई जीवा जाती है तो व्यास कहलाती है। तो AB क्या है, व्यास है। और कह रहा है इसी ए का हमें क्या करना है, निर्देशांक पूछा है, तो इसको मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। और B का निर्देशांक दे रखा है कितना, 1,4, और कह रहा है कि जिनका केंद्र जो है तो केंद्र O मान लेते हैं और वो का निर्देशांक दे रखा है 2,-3। क्या कर रहा है, 2,-3 दे रखा है। ठीक है, O का निर्देशांक ए का पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको लिख लिया जाए, मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखता है। तो एग्जाम में लिखने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में लिखेंगे यहाँ पे कि माना AB वृत्त का व्यास है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो पाए कि हाँ आपने क्या लिखा है सिस्टम से, नहीं तो ऐसे लगाएंगे तो नंबर कम मिलता है। माना AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र क्या है यहाँ पे, जिसका केंद्र O क्या है, उसका निर्देशांक क्या है, 2,-3 है। ठीक है, फिर तथा B के निर्देशांक, अब B के निर्देशांक कितना दे रखा है, तो 1,4 है, 1,4 है। ठीक है, और इसे माने हैं तो लिखेंगे माना बिंदु A के निर्देशांक, क्योंकि ये ज्ञात करना था, तो माना बिंदु A के निर्देशांक। तो बिंदु A के जो निर्देशांक होंगे वो क्या मान लिया गया है, x, y मान लिया हूँ, यही हमको निकालना है। ठीक है, और मध्य बिंदु O के निर्देशांक तो दिया ही है इतना। तो मध्य बिंदु O का निर्देशांक, तो कोई भी मध्य बिंदु होता है उसका निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं क्या होता है। तो वह फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। यही होता है क्या निकालने का, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला ये होता है x बराबर x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू क्या है, तो ये आपका क्या है, x1 है। तो x1 की जगह क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि मध्य बिंदु यही तो है। तो x1 बराबर 2 बराबर x बराबर हमने क्या मान लिया, 2। अब बारी आई किसकी, x1 की। ठीक है, अब बारी किसकी आई, x1 की। तो x1 हमारा क्या होगा, यही तो है, x1 y1 आपका x2 y2। तो x1 की क्या रख देंगे, x प्लस x2 इसको x2 मान लीजिए जाए, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बटन में आपका 2, तो 2 से 2 गुणा होता है, 2 दूनी के 4 और x + 1। तो 4 + 1 इधर आएगा तो -1, तो हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा x, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह y, तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3। तो -3 बराबर y1 यहाँ पे क्या है, y1 की जगह y1 रहने वाला है, y2 की जगह यहाँ पे 4 लिखेंगे और बटे में हो गया 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 3 6 -6 बराबर y प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -6 और +4 इधर आ जाएगा, तो -4 बराबर इधर बच जाएगा y।
और -6 -4 मिलकर हो जाएगा -10 बराबर y। तो आपने देखा कि x बराबर क्या आ गया 3 और y बराबर क्या आ गया -10। और यही तो आपका एक निर्देशांक है। तो लिखेंगे अतः बिंदु एक निर्देशांक, अतः बिंदु एक निर्देशांक। तो एक निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो x बराबर 3 और y बराबर -10 हो जाएंगे। इतना है, ठीक है, ये आपका निकल गया। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट करके और इसको तैयार करके ही अब बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइए। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया, 2019 में पूछा गया, साथ ही एनसीईआरटी का आपका क्या एग्जाम्पल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न यह है यहाँ पे कि यदि sin 3a बराबर, लिखा है यहाँ पे कि यदि sin 3a बराबर अगर आपका cos a - 26 अंश हो, तो पूछ रहा है कि कह रहा है कि 3a जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 0 अंश से बड़ा हो 90 अंश से छोटा हो, वो न्यून कोण कहलाता है। तो 3a को क्या करना है, आपको न्यून कोण मान लेना है, तब a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, sin 3a बराबर cos a - 26 दिया है। क्या मैं sin 3a को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि cos 90 - 3a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास कि cos 90 - थीटा बराबर होता है आपका क्या, साइन थीटा। यह फार्मूला होता है कि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या मैं cos 90 - 3a नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 - 3a साइन 3a होता है। जैसे cos 90 - थीटा साइन थीटा हुआ, उसी तरह cos 90 - 3a थीटा की जगह हमने 3a लिख दिया, तो यहाँ पे 3a आ जाएगा उसके साथ। cos 90 - 3a साइन 3a लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इधर आपका जो है cos a - 26 अंश से उस तरह नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब cos से cos जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैंसिल हो गया, बच गया आपका 90 - 3a और बराबर इधर a - 26 अंश बच गया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये -3a और माइनस जो प्लस a है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -a बराबर इधर बच जाएगा आपका -26 अंश और +90 उधर जाएगा तो हो जाएगा -90, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका -3a -4a, ए भी माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो 6 और 9 2 11 कितना हो जाएगा, -116 हो जाएगा। अब माइनस माइनस को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो a बराबर क्या आ जाएगा 116 बटे क्या आ जाएगा 4, और कटा देंगे तो a बराबर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी क्या 4 9 36, a बराबर कितना 26 अंश, अरे 29 अंश। तो ये बराबर क्या आ गया 29 अंश आ गया। यही एक का वैल्यू पूछा था। तो ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। इसको तैयार करके आपको जाना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनना तय है। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करोड़ में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, कब कोई ये धरती है, ये क्या है आपकी धरती है, धरती पे मीनार खड़ी हुई है, इसी मीनार की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, ऊंचाई क्या दिया 20 मीटर। अब कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, अगर यह आपका मीनार है तो मीनार पे बनने वाली छाया जमीन पे ही छाया बनती है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसके छाया हो गया। इसको मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, तो जी या इसको हम टी मान लेते हैं। तो टी पी छाया इसकी क्या है, छाया। और छाया की लंबाई दे रखा है यहाँ पे 20 करोड़ में 3, क्योंकि कोई खमैस तक खड़ा होता है तो उसका छाया ऐसी तो बनता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य कोण कोण तो जमीन पर से इस बिंदु से सूर्य को देखेंगे तो यह क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। यही उन्नयन कोण थीटा हमसे पूछा है कि हमें थीटा बताइए क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके भी लिखने का तरीका होता है, यानी कि डायरेक्ट फिगर बना के लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम से। तो हम लिखेंगे कि माना पी इसको क्यू मान लेते हैं, माना पी क्यू एक मीनार है, माना पी क्यू क्या है, एक मीनार, तथा
PT है, P और T है ना, तथा PT इसकी छाया है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ क्या मीनार है, कौन सी क्या छाया है, लिखा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है ना, सूर्य का उन्नयन कोण हम थीटा माने हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, थीटा है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। इसलिए PQ की लंबाई दिया हमको 20 मीटर और PT का लंबाई दिया हमको 20 कड़ी में 3 मीटर। हमसे पूछ रहा है क्या, थीटा की वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज बना ना, तो समकोण त्रिभुज किस में, तो PQT में, समकोण त्रिभुज PQT में। PQT में हमने देखा कि यहाँ पे लंब तो दे रखा है और आधार, तो लंब बटे आधार कौन से फलन में होता है, तो टेन थीटा में, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा। लंब यहाँ पे आपका क्या है PQ, आधार यहाँ पे TP है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर PQ की वैल्यू कितना दिया है 20 और TP का 20 कड़ी में 3 दिया है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1 कड़ी में क्या जाएगा 3। ठीक है। तो ये बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या रखने पे 1/कड़ी में 3 आता है, तो थीटा की वैल्यू 30 रखने पे, क्योंकि टेन 30 अंश का वैल्यू ही होता है 1/कड़ी में 3 होता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 30 अंश आ गया, यही निकालना था। तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 अंश, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू पूछा था। तो सिंपल है, टेन थीटा बराबर 1/कड़ी में 3 आया है, तो थीटा की वैल्यू क्या रखने पे 1/कड़ी में 3 आता है, टेन थीटा की वैल्यू 30 रखने पे 1/कड़ी में 3 आ जाएगा, इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने नोट कर लिया, क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है और इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है, इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई एक त्रिज्यखंड है, मान लेते हैं ये कोई आपका त्रिज्यखंड है। अब इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर ये भी और 14 सेंटीमीटर ये भी, क्योंकि त्रिज्या समान होगी। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 24.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इस संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये चाप जो यहाँ से यहाँ तक है इसकी लंबाई पूछ रहा है हमसे। ठीक है। तो क्लियर है, देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, त्रिज्या, तो R बराबर क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, बात खत्म। इतना तो आप सबको समझ में आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 24.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 24.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे क्या, 24.5 पाई बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पाई से पाई को हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे θ/360 और r कितना दिया था 14, तो 14 गुणे क्या हो जाएगा 14 बराबर इधर बच जाएगा 24.5 बच जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ सिर्फ थीटा की, तो ये जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 24.5 गुणे 360, और ये चीज़ जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 गुणे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगा 24, यहाँ 10 हटा दीजिए, तो हो जाएगा 245 गुणे 360, ये हो जाएगा 14 गुणे 14, इस 10 को 1 मान लीजिए, इसके बाद एक संख्या था 1 0 बढ़ा के हमने 10 हटा दिया, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 18 2 के 36, 2 9 18 और 2 कटेंगे 2 7 14, 7 से कटा दीजिए, तो 7 के 21, 7 5 35, फिर 7 से कटा दीजिए, तो 7 5 35। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं थीटा बराबर क्या, इधर 5 बच गया उधर 9 बच गया,
तो थीटा बराबर 5 9 45। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45 आ गया। अब संगत चाप की लंबाई पूछा था ना, अब लिखेंगे संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई का फार्मूला होता है यल बराबर थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। ये संगत चाप की लंबाई होता है। तो थीटा वैल्यू कितना गया? 45 अंश और बटे में 360 और 2 पाई को रहने दीजिए इस तरह, बटे क्या है यहाँ पे? आर, अरे गुणे आर, यही तो है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को संगत चाप की लंबाई? ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ मान रख लेते हैं पूरा 45 बटे 360, यह जगह 2 पाई का मान रख लीजिए 22 बटे 7। त्रिज्या आपकी कितनी? 14 दिया था, 14 लिख लीजिए। तो 7 दूनी के 14, और ये कितनी बार कट जाएगा? 5 9 45, 5 कटाइए ना, 15 दिया 45, इसे कटाएंगे 15 दूनी के 30 और 15 चौको 60, फिर 3 कटाएंगे 3 8 24। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कटेगा 2 से कटेंगे 2 चौको 8, इसे कटाइए 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटा दीजिए 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एल बराबर क्या आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? संगत चाप की लंबाई निकल गई आपकी। ठीक है, तो यही हमको याद करना था, संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई क्या आ गया? एल बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया। तो यह है इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 5 प्रश्न हमने बताया, अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।